डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की। आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार और बिग बी टॉकीज के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चन साहब की एक बहुत ही शानदार और जानदार फिल्म जिसका कि नाम है डॉन। मैं हूं डॉन फिल्म एक दोस्त को मदद करने के लिए दोस्तों द्वारा बनाई गई थी। और इन सबसे ज्यादा खतरनाक और मशहूर मुजरिम डॉन। इसकी शुरुआत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के सेट पर हुई। और रोटी कपड़ा और मकान, जैसा कि सभी जानते हैं, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान इत्यादि लोग काम कर रहे थे। रोटी कपड़ा और मकान के सिनेमेटोग्राफर थे नरीमन ए ईरानी। नरीमन ए ईरानी ने उससे कुछ समय पहले 1972 में एक फिल्म बनाई थी जिंदगी जिंदगी, जिसमें वहीदा रहमान और सुनील दत्त साहब थे। लेकिन फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और उस फिल्म का कर्जा अभी भी नरीमन ईरानी के ऊपर था। लगभग 12 लाख रुपए का कर्जा नरीमन ईरानी के ऊपर था और वह बेहद परेशान थे, क्योंकि उस समय में 12 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। और ऐसे में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्रा बारोट, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने सोचा क्यों ना इस सिनेमेटोग्राफर को मदद करने के लिए हम कुछ करें। और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक फिल्म का निर्माण करें और जो पैसा इस आदमी के ऊपर कर्जे के रूप में है उसको हम किसी तरह से भी ख़त्म करने में कुछ कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इन सब ने फैसला किया कि हम एक फिल्म बनाएंगे। और ऐसे में इन लोगों के साथ एक नाम और जुड़ गया और वो नाम था प्राण साहब का। तो इस प्रकार से ये 4 लोग, यानी कि प्राण, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और चंद्रा बारोट चल पड़े अपने दोस्त की मदद करने के लिए। वहाँ पर सेट पर वह लोग प्यार से नरीमन ईरानी को बाबा कहा करते थे, क्योंकि वो पारसी थे और पारसी लोगों को अक्सर बाबा कहा जाता है प्यार से, तो उनको बाबा बोला जाता था। और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको मदद करना चाहते हैं और एक फिल्म आपके लिए बनाना चाहते हैं। तो जिस पर नरीमन ईरानी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो ये फिल्म कैसे बनेगी। तब इन लोगों ने कहा कि हम फिल्म हम बनाएंगे, कोई ना कोई रास्ते निकलेंगे और वह आगे बढ़ चले। तो मैं बताना चाहता हूँ, नरीमन ईरानी की जो वाइफ थी वो हेयर ड्रेसर थी वहीदा रहमान की। और उन्होंने वहीदा रहमान को अप्रोच किया और उनसे कहा कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं और उस फिल्म के लिए हमें एक शानदार कहानी चाहिए और हम चाहते हैं हमारी फिल्म की कहानी हो तो सिर्फ सलीम जावेद की कहानी हो। तो इसलिए ये लोग गए, वहीदा रहमान की सिफारिश पर मिले सलीम साहब से और इन्होंने कहानी की बात करी। तो कहा जाता है कि डॉन एक ब्रेकफास्ट स्क्रिप्ट थी। ब्रेकफास्ट स्क्रिप्ट बॉलीवुड में उसको कहा जाता है जिसका कि कोई खरीदार नहीं होता है। इसी प्रकार से डॉन की स्क्रिप्ट का भी शायद कोई भी खरीदार नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसका कोई खरीदार नहीं था उसको एक इतिहास रचना था उस फिल्म को, और ऐसे में फिल्म बनी डॉन। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम लोग ये भूल गए कि डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है। डॉन फिल्म के बारे में कहा जाता है ये स्क्रिप्ट जो है लगभग आधी इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर चुकी थी। और कुछ नामचीन लोगों में अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो नाम है प्रकाश मेहरा साहब और जितेंद्र, जिन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट किया। लगभग आधी इंडस्ट्री जिस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर चुकी थी, उसमें ऐसा क्या था जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, चंद्रा बारोट और जीनत अमान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आ गई। फैसला तो ले लिया गया कि हम फिल्म को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू कैसे करें, पैसा ही नहीं था। ऐसे में डायरेक्टर चंद्रा बारोट ने अपनी बहन कमल बारोट से 40,000 रुपये उधार लिए थे और 40,000 रुपये उधार लेने के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। फिल्म शुरू हुई, लेकिन किसी भी कलाकार को कोई साइनिंग अमाउंट या कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं मिला था। लेकिन फिल्म एक कमिटमेंट के साथ शुरू करी कि एक दोस्त को मदद करनी है, इसलिए हम इस फिल्म को काम कर रहे हैं और इस फिल्म को बना रहे हैं। और फिल्म की शुरुआत हुई एक बहुत ही शानदार गीत के साथ। वो गीत था ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। बहुत ही शानदार ये गीत था। कल्याण जी, आनंद जी ने इस गाने को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया था। एक और लिरिक्स राइटर को इस फिल्म में जोड़ा गया और उनका नाम था अनजान साहब। अनजान साहब के भी इसमें बेहतरीन गाने इस फिल्म के अंदर, बहुत ही मजबूत था इसका संगीत पक्ष इस फिल्म का। तो मैं अभी बात कर रहा था ये मेरा दिल प्यार का दीवाना गीत के बारे में। स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगा
ये गाना आशा भोसले ने नहीं गाया था, इसको गाया था कंचन जी की आवाज़ में, इसको गवाया गया था। और कंचन जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, कल्याण जी आनंद जी के छोटे भाई बाबला हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त रिदमिस्ट थे। उस रिदमिस्ट की वाइफ है कंचन जी, जिनकी आवाज़ में पहले इस गाने को रिकॉर्डिंग की गई। इस तरह से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और पहले दिन ही बहुत ज़बरदस्त झगड़ा सेट पर हो गया। अब कैसे फिल्म बनेगी, एक वक्त ऐसा भी आ गया था, ऐसे लगने लगा था। एक बात को लेकर डायरेक्टर चंद्रा बारोट और कोरियोग्राफर पीएल राज के बीच में ठन गई और बहुत बुरी तरह से वो आपस में लड़ पड़े, भिड़ पड़े और अपने अपने पॉइंट पे लोग अड़िग थे। ऐसे में उनको समझाया गया कि इस गाने को 2 बार शूट कर लिया जाए और जिसका भी वर्जन ज़्यादा अच्छा होगा उस तरीके से गाने को हम फिल्म में ले लेंगे। और वो एक छोटी सी बहस थी, वो ये थी कि शराब की ग्लास हाथ में लेके हिलन उसमें डांस कर रही थी, जबकि पीएल राज ये चाहते थे कि ये सीन इस तरह से ना पिक्चराइज किया जाए और चंद्रा बारोट चाहते थे कि वो सीन इसी तरह से पिक्चराइज हो और वो गाने में इस तरह से डाला जाए। अंत में फैसला किया गया कि जो वर्जन चंद्रा बारोट चाहते थे वही फिल्म में रखा जाए और वही उस गाने में रखा गया और गाना एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और आज भी वो गाना इतने सालों बाद भी धूम मचाता है, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई है। डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं जब संगीत पक्ष के बारे में इस फिल्म के लिए बात कर रहा हूं तो ये जरूर कहूंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त संगीत था इस फिल्म का, बहुत हिट था, तब भी हिट था और आज भी हिट है। और ना जाने उन गानों की कितनी बारी नकल हो चुकी है, कितने रिमिक्स उन गानों के लगातार आते रहे हैं। मैं बात करूंगा अभी यहाँ पे विजू शाह की। विजू शाह उन दिनों पढ़ रहे थे और विजू शाह के बारे में बताना चाहता हूँ, वो कल्याण जी भाई के बेटे हैं, तो उनको भी इस फिल्म में जोड़ा गया और पहली बार, मैं कह रहा हूँ पहली बार फिल्मी संगीत के अंदर कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। वो अपने मिनी कोक के कीबोर्ड के साथ आए थे और गाना बना मैं हूँ डॉन अरे दीवानो मुझे पहचानो, जो कि अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है। मैं आपको गाना बता रहा था, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। मैं बताना चाहता हूँ इस गाने की रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 1974 को हुई थी और 24 अगस्त को ही ठीक 26 साल बाद कल्याण जी साहब की डेथ भी हुई थी। ये भी एक बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंस है। लेकिन अब की बार एक नए नाम को इंट्रोड्यूस किया गया, डॉन। इंडस्ट्री में तमाम बातें उठ रही थी कि ये फिल्म क्या होगी जिसका नाम ही डॉन है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा कि जिनको इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना आ रहा था कि डॉन है या डाउन है। तो इस तरह की बातें इस फिल्म के बारे में हो रही थी। फिल्म स्टार्ट की गई, तमाम चर्चाएं हो रही थी कि इस फिल्म के ऊपर तो कोई कहानी के ऊपर कोई फिल्म बनाने की सोच भी नहीं सकता था। इस फिल्म को कैसे बनाया जाएगा, कैसे फिल्म पूरी होगी, और बात भी जायज़ थी क्योंकि बिना पैसों के फिल्म शुरू की गई थी और बड़ी मुश्किलातें इस फिल्म को लेकर लगातार आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले दिन ही शूटिंग पर पीएल राज और चंद्रा बारोट भिड़ गए थे, लेकिन मुश्किलें यहाँ भी कम नहीं हुई। फिल्म बननी शुरू हुई, पैसों की लगातार कमी थी, लोकेशंस को ढूंढा जाता था, उन लोकेशंस को ढूंढा जाता था जो कि पास हो और अच्छी भी हो और फिल्म को सूट भी करे। ड्रेसेस के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत थी, ड्रेसेस बहुत कम थी फिल्म के अंदर, लोग अपनी ड्रेसेस में आते थे और फिल्म में काम कर रहे थे। मशहूर कलाकार इफ्तिकार भी एक बहुत ही खास रोल इस फिल्म में निभा रहे थे। कहा यह जाता है डीएसपी डिसिल्वा के इस रोल के लिए राजेंद्र कुमार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और बहुत जोर लगाया था कि चंद्रा बारोट ये कैरेक्टर उनको दें, परंतु चंद्रा बारोट का भी एक अपना एक अलग ही रीज़न था कि उन्होंने ये रोल इफ्तिकार साहब को ही दिया। कहा जाता है कि अधिकतर फिल्मों में इफ्तिकार साहब पुलिस के बड़े अधिकारी का ही रोल करते आ रहे थे और ऐसे में उनके पास वो ड्रेसेस रेडी थी, तो ये सोच के कि हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा ड्रेस का खर्चा नहीं आएगा, इफ्तिकार साहब को इस रोल को दिया गया। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इफ्तिकार साहब का जो डीएसपी डिसिल्वा का कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर का नाम जो सलीम जावेद साहब की स्क्रिप्ट थी उसमें डीएसपी डिसिल्वा नहीं है, बल्कि नाम था डीएसपी हरी भाई जरीवाला। क्योंकि ये नाम उस समय के एक कलाकार का भी था, इसलिए बाद में इस नाम को चेंज किया गया और कैरेक्टर को नाम दिया गया डीएसपी डिसिल्वा। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, काम चल रहा था, मुसीबतों का दौर इस फिल्म के लिए ख़त्म ही नहीं हो रहा था और फिल्म के ख़त्म होने से ठीक 6 महीने पहले नरीमन ईरानी साहब के ऊपर एक कहर
उठा गया। क्रांति की शूटिंग के दौरान ट्रॉली जो है नरिमन ईरानी के ऊपर आके गिर गई, जिससे कि उनकी जान चली गई और मुसीबतों का एक नया दौर इस फिल्म के लिए शुरू हो गया। फिल्म लगभग 70% कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन आगे क्या होगा ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। जैसे तैसे करके फिल्म कंप्लीट की गई और कहा यह जाता है कि इस दौर में किसी भी कलाकार या किसी भी टेक्नीशियन को कोई पेमेंट इत्यादि नहीं दी गई थी और फिल्म चल रही थी। जैसे तैसे करके फिल्म पूरी हुई। अब फिल्म को रिलीज करना था तो एक और बहुत बड़ी नई मुसीबत शुरू हो गई कि उसी दौरान अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर एक प्रेस बैन लगा दिया गया था और उस प्रेस बैन के दौरान उनके किसी भी प्रकार से फिल्म की पब्लिसिटी नहीं हो रही थी, ना कोई इंटरव्यू किसी अखबार में या टीवी पे आ पा रहा था। एक और बहुत बड़ी मुसीबत इस फिल्म के साथ आ गई और बिना पब्लिसिटी के फिल्म को रिलीज किया गया और बावजूद इसके एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई फिल्म डॉन। लोग शुक्रवार को सिनेमा हॉल के बाहर पहुंचते हैं और पोस्टर देखते हैं डॉन फिल्म के नाम से कोई फिल्म आई है जिसमें अमिताभ बच्चन साहब हैं और वो लाइनें लगातार बढ़ती गई और फिल्म गोल्डन जुबली साबित हुई। और किसे मालूम था जिस फिल्म को बनाने में इतनी मुसीबतें आई हैं वो अपने आप में इतनी बड़ी फिल्म साबित होगी। डॉन फिल्म की पहचान एक और गीत से भी है और वो गीत है खाई के पान बनारस वाला, जिसको कि लिखा था अनजान साहब ने और जिसको गाया था किशोर कुमार साहब ने और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये एक्चुअल में गाना जो फिल्म के बीच में नहीं था, ना ही स्क्रिप्ट में कहीं पर भी एक गाना था। एक्चुअली चंद्रा बारोट ने जब इस फिल्म को बनाया और बनाने के बाद जब इस फिल्म को मनोज कुमार साहब को दिखाया, मनोज कुमार जो कि चंद्रा बारोट के डायरेक्टर थे और वह काफ़ी समय तक उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे और पहली बार वो फिल्म डॉन को बना रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरु मनोज कुमार को इस फिल्म को दिखाया और मनोज कुमार ने इस फिल्म को देखने के बाद कहा था कि बहुत ही टाइट फिल्म बनी है और इसमें तो लू ब्रेक तक भी नहीं है, तो कुछ लोगों को हल्का करने के लिए आप इसमें ब्रेक देने के लिए एक गीत दीजिए, एक गाना डाल दीजिए ताकि लोग सिनेमा हॉल से बाहर तो कुछ समय के लिए जा सके। बहुत ही टाइट फिल्म बनी थी और बहुत ही जबरदस्त स्क्रिप्ट थी और मनोज कुमार साहब की सलाह को चंद्रा बारोट ने माना और चंद्रा बारोट जी ने फैसला लिया कि हम यहाँ पर एक गीत को डालेंगे और यहाँ बात की गई कल्याण जी आनंद जी से कि हमें यहाँ पे एक गीत डालना है। तो कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि मेरे पास एक गीत है, उसके कुछ बोल है खाई के पान बनारस वाला, जो कि यहाँ पे सूट करेगा। विजय जो कि फिल्म का कैरेक्टर था और गंगा किनारे वाला था, उसको ये गाना सूट करेगा और क्यों ना हम इस गाने को यहाँ पे डाला जाए। और तय किया गया कि इस गाने को हम रिकॉर्डिंग करते हैं। किशोर कुमार साहब से बात की गई कि हमें ये गाना रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इससे पहले ये गाना किसी और फिल्म में आने वाला था जिसपे कि देवानंद साहब हीरो थे। किशोर कुमार ने भी इस गाने में कुछ आनाकानी सी करी थी और देवानंद साहब भी इस कॉन्सेप्ट से कहीं सहमत नहीं थे कि ये गीत जो है खाई के पान बनारस वाला उनके ऊपर पिक्चराइज किया जाए। लेकिन अब की बार जब ये गाना किशोर कुमार साहब को बताया गया कि ये गीत अब की बार अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर आने वाला है, तो वह तुरंत तैयार हो गए और इस गाने की रिकॉर्डिंग की गई। कहा यह जाता है इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय किशोर कुमार साहब ने खुद पान खाया था और वो पान की आवाज़ जो आ रही है, जो पीक की आवाज़ आ रही है, वो एक ओरिजिनल आवाज़ है जो कि किशोर कुमार पान खाते वक्त निकाल रहे थे। इस तरह से ये गाना रिकॉर्ड किया गया और इसको शूट करने के लिए अमिताभ बच्चन साहब और जीनत अमान को बुलाया गया। बच्चन साहब जब शूटिंग पर पहुंचे तो ये तय किया गया कि इलाहाबादी कैरेक्टर जो कि पान खाने वाला है उसको कुछ पान खिलाए जाएं। और कहा जाता है नरीमन ईरानी साहब पान खाया करते थे, लगभग 30-40 पान वो लेकर आए थे और अमिताभ बच्चन जी को 30-40 पान यहाँ पे खिलाए गए थे। वो 30-40 पान खाने के बाद ये गाना पिक्चराइज किया गया और बच्चन साहब ये कहते हैं इस गाने को गाने के बाद, वो पान खाने के बाद उनके मुंह का जो हाल हुआ वो वही जानते हैं, क्योंकि चूने से उनके होठ और उनकी जीभ बुरी तरह कट गई थी। लेकिन एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर गीत बना खाई के पान बनारस वाला, जो कि समय समय पर आज भी आपको कभी रेडियो पर, FM पर, टीवी पर और YouTube पर ना जाने कहां इस गाने को आप लगातार देखते रहते हैं। इस तरह से ये ब्लॉकबस्टर गीत लोगों के सामने आया। ये गाना डाला तो गया था मनोज कुमार साहब के कहने पर कि यहाँ पे एक टॉयलेट ब्रेक देना है तो एक गाने को डाला जाए, लेकिन हुआ ठीक उससे उल्टा।
गाना इतना जबरदस्त बना कि जो लोग सिनेमा हॉल के बाहर भी होते थे कह देते थे कि हम जल्दी आने वाले हैं क्योंकि ये गाना आने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त ये गीत बना और बहुत हिट साबित हुआ और फिल्म में इसने 4 चांद लगाए। सरोज खान ने जब ये गाना देखा खाई के पान बनारस वाला, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आया। सरोज खान उस समय एक स्ट्रगलिंग डांस डायरेक्टर थी क्योंकि जो फिल्मों में अपना एक स्थान बनाने की लगातार कोशिश कर रही थी। और कहा यह जाता है सरोज खान डेली एक सिनेमा में चली जाती थी इस गाने को देखने के लिए। अनेकों बार उसने इस फिल्म को देखा और कहा यह जाता है कि उस सिनेमा हॉल के टॉर्चमैन तक और मैनेजर तक भी सरोज खान को पहचानने लग गए थे। और अंत में उन्होंने कहा, मैडम आप इस फिल्म को देखने के लिए जब भी आप आएंगे आपके लिए एक सीट खाली रहेगी और आपसे कोई टिकट भी नहीं लेगा। लेकिन साहब, ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि डॉन मर चुका है? आप खड़े पुलिस के आदमी, जो बात आपने पुलिस को नहीं बताई वो मुझे बता दी क्यों? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उस कैरेक्टर के बारे में जिसने इस फिल्म के लिए सबसे अधिक फीस ली थी, लेकिन वो कैरेक्टर अपने दोनों टांगों पे ना चल के एक बैसाखी का सहारा लेके चल रहा था। और वो कैरेक्टर था जसजीत, यानी कि जे का, जिसे निभाया था प्राण साहब ने। सलीम जावेद की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में एक्चुअल में ये कैरेक्टर लंगड़ा नहीं था, बल्कि वो अपनी दोनों टांगों पर चल रहा था। लेकिन उस दौरान प्राण साहब का एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था और उनको चलने में दिक्कत आ रही थी और वह हाथ में एक स्टिक लेके चल रहे थे। तो यह तय किया गया कि इस कैरेक्टर को क्यों नाम लंगड़ा बना दें, और ऐसे में एक नया कैरेक्टर इजाद किया गया और वो कैरेक्टर जसजीत का था, जो कि लंगड़ा था, जो कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लंगड़ा नहीं था। जब इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी तो लाजमी है उसके बहुत सारे रीमेक भी बनेंगे, और ऐसा ही हुआ। जो फिल्म की कहानी को कोई भी लेने को तैयार नहीं था, जिसका कोई खरीदार नहीं था, आज लोग लाइन लगा के उस फिल्म के रीमेक बना रहे थे। और हिंदी ही नहीं, तमाम अन्य भाषाओं में भी इस फिल्म के रीमेक बने। तो मैं कुछ खास रीमेक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। और 1980 में रजनीकांत साहब की इसी कहानी पर फिल्म बनी बिल्ला। और साउथ में तेलुगु के बहुत बड़े कलाकार हैं एन.टी. रामाराव, बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने इस कहानी के ऊपर फिल्म बनाई युगांधर। और कहा तो ये भी जाता है इंग्लिश एक फिल्म बनी थी लाइफ एंड डेथ ऑफ बॉबी जेड, वो भी इसी कहानी पर आधारित थी। और शोभराज मलयाली में फिल्म बनी थी जिसमें कलाकार थे मोहनलाल। इस प्रकार से साउथ के सभी बड़े कलाकार इस कहानी के ऊपर अपना अपना जोर आजमा चुके थे। ऐसे में हमारी हिंदी फिल्मों की बहुत बड़ी कलाकार रेखा भी एक वर्जन लेकर आई जिसको दीपक शिवदासानी ने डायरेक्ट किया। फिल्म का नाम था मैडम एक्स। वो जितेंद्र जो कि डॉन फिल्म की कहानी को बहुत पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, उन्होंने भी इसको लेकर एक फिल्म बनाई कमल शर्मा से, और फिल्म का नाम था दाव पेच। और इस प्रकार से और भी बहुत सी फिल्में इस कहानी पर बनी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी आई जो इस कहानी के ऊपर आधारित थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, ये वही कहानी है जिसको हर लोग, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़े बड़े कलाकार 1974 से पहले रिजेक्ट कर चुके थे। डॉन फिल्म को बनने में 4 साल लगे थे। 1974 में ये फिल्म बनना शुरू हुई थी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 24 अगस्त को ये फिल्म शुरू हुई थी और ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 मई 1978 को। एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म बच्चन साहब के कैरियर की है। और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर का बेस्ट हीरो का अवार्ड से भी नवाजा गया था। और तमाम उस समय के जो बड़े बड़े अवार्ड थे वो बच्चन साहब को इस फिल्म के लिए मिले थे। वैसे तो ये डॉन फिल्म में बहुत सी खास बातें हैं और बहुत सी बातें बहुत फिल्मों से अलग हैं। इसमें एक और बहुत ही अलग बात है जो कि आप सब लोगों ने देखी होगी, और जिन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा है, बल्कि सभी लोगों ने इस फिल्म को देखा है, और जिन लोगों ने भी इस फिल्म को बहुत ध्यान से देखा है, उन्होंने एक बात ज़रूर नोट करी होगी, और वो बात ये है कि इंटरवल से लेकर क्लाइमैक्स तक, फिल्म के एंड तक, बच्चन साहब ने इस फिल्म में कोई ड्रेस नहीं चेंज करी। वो एक ही ड्रेस में भाग रहे हैं, पुलिस से लगातार बच रहे हैं, और वो ड्रेस फिल्म के अंत तक चली है। और मुझे चंद्रा बारोट साहब ने बताया कि अमिताभ बच्चन साहब झुंझला गए एक जगह पे आके कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, यही कपड़े लगातार मैं इतने दिनों से पहना हुआ हूँ और मुझे अपने कपड़ों में से बदबू आने लगी है, मुझे ये कपड़े बदलने हैं। वो बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन वो ये ड्रेस बदल नहीं सकते थे क्योंकि फिल्म की कंटिन्यूटी यही कहती थी कि आपको यही ड्रेस पहननी है फिल्म के एंड तक। और इस तरह से इस फिल्म का एंड हुआ, और इसी बात के साथ
मैं भी अपने इस प्रोग्राम का अब अंत कर रहा हूं, और लेकिन आप लोगों से ज़रूर कहूंगा कि मेरा ये चैनल आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए, और मुझसे लगातार जुड़े रहिए। और मैं एक बार फिर से आपसे अलविदा लेता हूं। जय बच्चन।